जब चीन ने हमारे देश में घुसपैठ की 2020 में और कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ दोनों हमारी सेनाओं में, और इतना दबाव था क्योंकि जो चीन की सेना है निश्चित तौर पर उनका उस वक्त वो उनके ऐसी सिचुएशन थी कि वो और ज़्यादा नुकसान कर सकते थे, लेकिन हमारी सेना ने जो फाइट बैक किया और उनको पीछे धकेला, और उसके बाद से जितनी नेगोशिएशन हुई, प्रधानमंत्री मोदी का जो फर्म स्टैंड था कि हम अपनी ज़मीन 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, वो चीन ने भी माना। और चीन अभी देखिए तब से 3 साल हो गए, चाहे बातचीत अभी जारी है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया है। दूसरी बात कि जब ईरान पर अमेरिका की तरफ से अटैक हो रहे थे तो भारत पर दबाव डाला गया कि आप ईरान से तेल मत लीजिए, और तेल अगर आपको लेना हो तो हमसे लीजिए या ब्राज़ील से, या ऐसे उनको कुछ ऑप्शन देंगे। सॉरी आपको रोक रही हूं, बट ऑन योर स्क्रीन्स वंस अगेन व्यूअर्स यू कैन सी द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका मिस्टर रानिल विक्रमसिंघे मेकिंग हिज वे टू द forecourt of the Rashtrapati Bhavan. Before him, the president of Maldives also walked in and he was taken to the place wherein all the international dignitaries have been seated. The function will arrive in just about 13 minutes from now, and the Vice President, Mr. Jagdeep Dhankar, along with his spouse, Sudesh Dhankar, they are now departing for the Rashtrapati Bhavan, which is the venue for the historic occasion, the swearing-in ceremony of Prime Minister Narendra Modi, along with his Union Council of Ministers. So there, from the Uprashtrapati Niwas, the Vice President heading to the Rashtrapati Bhavan. He will be present there. Along with all the international dignitaries. We've shown visuals of them being seated, and there are also at the same time there are people from different sectors, cine stars from Bollywood, from the south, also top industrialists of the country, and commoners, like as we were discussing, workers who have worked in the Central Vista program of the central government, and they've also been invited. The workers who were जी, there, बिल्कुल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना होता हुआ, ये सीधी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लोकतंत्र के लिहाज से रोशन जी, आप कैसे इस पहलू को देखते हैं? जो दृश्य है ये कम देखने को मिलता है। 75 साल से अधिक भारत का लोकतंत्र ने जिस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया, एक मजबूत होकर उभर के सामने आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारी लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि चुनाव में ऐसा हो जाएगा, चुनाव में गड़बड़ हो जाएगी, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, लेकिन अल्टीमेटली जब चुनाव परिणाम आ गए तो सब एकदम शांत हो गए और सब ने स्वीकार किया, और सब ने जो मतदान दिया, जो लोगों ने मैंडेट दिया, उस सबको लोगों ने स्वीकार किया। और अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप कितना भी आलोचना करें, आपस में आलोचना हो, सब कुछ हो, एक स्वस्थ आलोचना हो, लेकिन अंततः हमारे लोकतंत्र के लिए सब लोग जी रहे हैं। और एक बीच में जो 1975 से 77 के बीच में एक जो कालखंड आया था, एक जो काला अध्याय आया था, उसको हम छोड़ दें तो बाकी इस देश की जो जितनी हमारी संस्थाएं हैं, जितने हमारे राजनीतिक दल हैं, वो इस देश की लोकतंत्र को बढ़ा रहे हैं। और आज देखिए, उसी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक बहुत ही मध्यम परिवार, बल्कि मैं कहूँगा कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एक व्यक्ति आए हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया गया। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो भी देखिए कि एक आदिवासी परिवार से, बहुत छोटे परिवार से, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं। तो ये छोटे छोटे परिवारों से, किसान परिवारों से, आदिवासी परिवार से ऐसे आए हैं। और लोकतंत्र के कारण ही हमारी इतनी खूबसूरती है इस लोकतंत्र में कि आज देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं और हमारे देश के बाकी नागरिकों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी मेहनत करोगे तो आपको भी ऐसे ही मुकाम हासिल होंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये लोकतंत्र हमारा बढ़ता ही जाएगा। हमने देखा कि हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस के जितने लोकतंत्र हुए उनका क्या हाल हुआ है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, हमारे पड़ोस में म्यांमार है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, उनका क्या हाल हमने देखा। और उसके अलावा और भी हमने देश देखे हैं। And that's what sets India apart, the seamless transition that we see after every 5 years from one democratically elected government to the other. So it's historic in many ways, the fact that this transition happens so seamlessly that the people are able to watch the transition live on their television screens, and people from all across different sectors of the society are there to witness
this transition take place also in person at the Rashtrapati Bhavan, which is one of the bigger venues where the oath ceremony takes place. You can see the Vice President is set to embark, and then on his way to the Rashtrapati Bhavan, all the other dignitaries remain seated. Protocol says that, you know, they must be seated before the Vice President of India, who's the second highest citizen of the country, reaches the venue. And that's, it's nearing the swearing in time, and that's when the Vice President will arrive there at the venue. 7:15 is the time when the President, Draupadi Murmu, will administer the oath of office and secrecy to Narendra Modi for the third record term as Prime Minister, and also the Union Council of Ministers. जी बिल्कुल, हमारी जो लोकतंत्र की यात्रा रही है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, उसमें आपने एक चीज़ देखा कि सतत रूप से लोकतंत्र हमारा चुनाव दर चुनाव हमारे देश में हुए, मतदान प्रतिशत भी बढ़ा और तमाम तरह के चुनाव आयोग के जरिए इस बात की कोशिश की गई कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी रहे। हमारे देश में जितने करोड़ों लोगों ने भाग लिया मतदान में, कई देशों से ज़्यादा वो ऐसा उभर के सामने आता है आंकड़ा। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं जब दुनिया में भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में सामने होता है? देखिए, इस बार हमारे देश में आप बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होता हुआ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जाते हुए नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। In fact, soon after the election results, the Vice President congratulated Prime Minister Modi for achieving this historic feat. Today, when the Prime Minister takes oath, he will only be the second Prime Minister in the history of India to take oath for a third consecutive term. This is something that the Vice President had also mentioned in his speech, and also, I mean, while in the past few days when he was addressing some interns at the Rajya Sabha program, he did happen to mention that in the history of independent India, this is the first time when we see someone being re-elected for a third term and now set to take oath as Prime Minister for a record third term. So as the Vice President is on his way to the Rashtrapati Bhavan, you can see all allies of the National Democratic Alliance seated there, top leaders, including TDP Chief Chandrababu Naidu, JDU's Nitish Kumar, and also Mr. Pawan Kalyan. For Mr. Pawan Kalyan, it's been 100% strike rate. In fact, yesterday when we were listening to the Prime Minister's speech, the Prime Minister, on a lighter note, Mr. Fukan did say, "Ye Pawan nahi hai, ye aandhi hai." Yeah, it's so the kind of performance that the Jan Sena and all the other NDA allies have also registered in the just concluded general elections goes on to say that NDA indeed is a very strong alliance over the last 30 years. The alliance partners have remained intact, and all three in their respective areas, be it Prime Minister Modi or the two other important allies, the TDP and JDUs, their top leaders, रोशन जी, उनको भी विकास पुरुष कहा जाता है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो अपने क्षेत्र में या नीतीश कुमार रहे हो अपने क्षेत्र में, उन्होंने भी काफी सुशासन बाबू कहा जाता है, अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन विक्ट्रीज देखी हैं। और आज हालांकि एनडीए के लीडर्स का दिन है, तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे तीन विकास पुरुष एक साथ मिलकर देश की बागडोर अब उनके हाथ में जा रही है। देखिए, हमने जो 1992 से पहले का बिहार देखा, जब कांग्रेस का राज था और बीच में कभी कभी जैसे जनता पार्टी का भी बीच में एक राज आया, लेकिन कांग्रेस का राज में बिहार ठीक ठीक था। लेकिन जैसे ही वहाँ लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी का राज आया, तो उसमें जो हमने अव्यवस्था बिहार की देखी, वो अव्यवस्था मुझे लगता है कि बिहार का बहुत बड़ा युवा वर्ग था, बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने जो वहाँ से प्लान करके थे। इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, सड़कें ख़त्म हो गई थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। लेकिन उसके बाद जब एनडीए की वहाँ सरकार आई, नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री बने, उपराष्ट्रपति जी का काफिला जो राष्ट्रपति भवन की ओर जाता हुआ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अपने काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हुए। Yes, so after all the attendees, all the dignitaries have been seated at the Rashtrapati Bhavan forecourt. The second highest citizen of the country, Vice President and Chairman of Rajya Sabha, Mr. Jagdeep Dhankar, on his way
to the swearing-in ceremony venue, wherein we will witness a historic occasion today. Narendra Modi will be sworn in as Prime Minister for a record third term. It's 7:10 by the clock, 5 more minutes, after which we will see President of India, Draupadi Murmu, come in, and she will administer the oath of office and secrecy, first to the Prime Minister and then to the Union Council of Ministers. I can share some details which I have got. Sure. 72 ministers are going to be sworn in. That's interesting. What's the highest number that the Council of Ministers So this is, you know, मुझे लगता है कि अभी मंत्रिमंडल का जो स्वरूप उभर के सामने आएगा तो तमाम नई जानकारियां उभर के और आएंगी। ये आधिकारिक रूप से नहीं, ये मैं आपको आधिकारिक रूप से बोल सकता हूं कि 30 कैबिनेट मंत्री होंगे, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और लगभग 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होंगे। तो ये ऑफिशियली अभी रिलीज़ होने वाला है कि 72 in all is what is the number. 30 of them will be cabinet led by Prime Minister, of course, and the others that I mentioned, 30 cabinet ministers, 5 ministers of state with independent charge, and 36 ministers of state who will be working under cabinet ministers. Sure. So it's going to be a long. We'll talk about that after the swearing-in takes place officially, and we see all the ministers actually coming in and taking oath. But once again, let me take the viewers back to our screens. The convoy of the Vice President first was on its way to the Rashtrapati Bhavan, and now very soon we're going to see the swearing-in ceremony begin at 7:12. The President, as you all know, administers the oath of office and secrecy to the Prime Minister, and a historic occasion that we will all witness today as Narendra Modi will take oath as Prime Minister for a third straight term. History in itself, because after the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, Narendra Modi is only the second Indian to achieve that remarkable feat. Over the last 10 years, we've seen how he's propelled the Indian economy from the fragile 5 to the top 5, and his promise has been that when he gets a third term, he is going to propel India to the top 3. That's going to be, and that's something that we will of course see in terms of the kind of roadmap that the Prime Minister, along with his Union Council of Ministers, has already prepared. He is somebody who already, he envisions the future and he begins work. So even before he was elected, he did advise his ministers and the bureaucrats who work with him to work on a roadmap towards Viksit Bharat. And there you see the PM designate. For now, he is the PM designate before he takes oath as the Prime Minister of India for a record third term. He arrives at the venue to take oath as the Prime Minister of India for a third consecutive term. एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद की आज शपथ लेंगे और ये सीधी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक नया इतिहास रचा है भारत के लोकतंत्र की दृष्टि से, भारत की राजनीति में लगातार तीसरी बार। और And it's a record, Manoj, not just for the Prime Minister, but also for the BJP, because the 3 biggest victories that the party has seen in its political history have all happened under the leadership of Prime Minister Modi, both 2014, 2019, and even now. I mean, even though the party didn't touch the number of 272, but the party did get 240 seats on its own. We've seen how in the past, when there was an NDA coalition government, the highest number that the BJP got was 182. But 240 in itself, of course, is a big number. So all 3 big victories that the BJP has registered have all happened under Prime Minister Modi. So a record he's achieved not just for himself, but also for the party that he's propelled victorious for a third consecutive term. जाहिर सी बात है, जो जनादेश है 2024 का, वो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा, जिस तरह से विकास की नई उपलब्धियां हासिल की गई, देश दुनिया में जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान बढ़ा, उसके चलते ये जनादेश आज उभर के सामने आया है। उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। That's the seating arrangement that you see on the screen, wherein all those who will be taking oath, beginning with the Prime Minister,
to the Union Council of Ministers who will take the oath of office today. So they've all, of course, been told in advance, and then they know that they will be taking oath. And then again, in front of them are all the dignitaries, right from the international dignitaries, which include the leaders of our neighboring countries, to the top political leaders of the country, and of course, representatives also from the industry, from the film world. Also, we've seen representatives from all across the country, including the common man, who will witness this historic occasion today. So big welcome for the Prime Minister, and you see the probable ministers in the Modi 3.0 cabinet, they're all cheering and applauding. Very soon, the Vice President, Mr. Jagdeep Dhankar, along with his spouse, Sudesh Dhankar, they're arriving at the Rashtrapati Bhavan. He's the second highest citizen of the country, so as per protocol, he is among the last dignitaries to arrive after everyone is seated, and it's then that the President, the highest citizen of the country, will come and administer the oath of office. So following the protocol, the Vice President with his wife, they're now entering the venue, and the Vice President greeting all those present there at the venue. शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर जो गणमान्य उपस्थित लोग हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अभिवादन करते हुए ऐतिहासिक पल के गवाह, वो क्षण जब भारत एक नया इतिहास लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और ये दृश्य ये दिखाता है कि हर कोई इस पल का गवाह बनना चाहता है, जो वहाँ मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन के इस प्रांगण में, और बाकी जो स्क्रीन के जरिए आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विकास, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक अवधारणाओं को बदला है और विकास की नई गाथा लिखी है, ये पल उसका भी गवाह है। ये भारत के लोकतंत्र के जनादेश का उत्सव है। So pictures on your screen, you're seeing the Prime Minister's designate. In a few minutes from now, he will be taking oath as the next Prime Minister of India, his third straight term. Prime Minister will achieve several records by doing so, and there he's joined by his probable Union Council of Ministers. The portfolios will get to know only after the oath ceremony, in front of a huge gathering of international dignitaries, of politicians, of representatives from different sectors. But the fact that these are pictures of a vibrant, strong, resilient democracy. We've just seen mammoth election process take place in the entire country. And for a country, the world's largest populated country, this exercise may seem difficult, but with the seamless effort of the Election Commission of India, I mean, the election procedure did take place over 2 months, but the results were declared in a single day. So these are aspects which make the Indian democracy unique and speak volumes about the way we keep democracy. I mean, democracy is at the essence of every Indian. That's something that we've also seen the Prime Minister reiterate on several occasions. Democracy is not something that was transported to India from somewhere. It's a way of life for every Indian, and the manner in which we are all involved in the democratic process to elect a government at the center every 5 years. This is an example of how seamless this transition is in India, the world's largest democracy. The Prime Minister, in a short while from now, will be taking oath. The President will arrive any time now. ब्यूग्लेस के स्टैंड पे ध्वनि के साथ उनका शुभागमन होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव,
राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अमित शाह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी, मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। श्री जगत प्रकाश नड्डा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister.
श्री मनोहर लाल। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री HD कुमार स्वामी। I, Haradanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. श्री पीयूष गोयल। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जीतन राम मांझी। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री राजीव रंजन सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
Congratulations. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री किंजरप्पू राम